फिर से स्वागत है आप सभी बच्चों का। और देखिए, फिर मैंने अनसीन पैराग्राफ लिया है और इस अनसीन पैराग्राफ को मैंने पूरा उतार दिया बोर्ड में। और क्योंकि बिना उतारे मज़ा नहीं आता, समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए मैंने पूरा उतार दिया। थोड़ा सा बचा है जहाँ पे मुझे आंसर लिखना है, ठीक है। तो आंसर ही लिखूँगा मैं, क्वेश्चन मैं नहीं लिखूँगा। तो इसलिए मैंने बिना कुछ कहे सीधे पॉइंट पर आने की सोची, क्योंकि पैराग्राफ है, टाइम लग जाता है। इसलिए तुरंत ही आप बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं और यहाँ आपको आंसर, मैं तो पहले पढ़ के सुना देता हूँ, पढ़ने से थोड़ा सा ये आपको आइडिया मिल जाएगा। तो लिखा हुआ है, मैन इज ग्रिगारियस एनिमल लिविंग इन सोसाइटी। मनुष्य समाज में रहने वाला एक सुसामाजिक प्राणी है। ग्रिगारियस का मतलब होता है सुसामाजिक, जो पूरी तरह से समाज को अच्छी तरह जानता है। फिर हिज नेबर्स आर द पीपुल, उसके पड़ोसी वो लोग हैं, हु आर इमीडिएटली अराउंड हिम, जो तुरंत ही उसके आसपास आ जाते हैं। बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ सोसाइटी, अर्थात समाज के निरंतर दबाव और जो उनका एक अत्यधिक निकटता है, उस अत्यधिक निकटता के कारण दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स, वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। क्रूशियल माने इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है फिर आगे, देयर सिग्निफिकेंस वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट मोर देन 2000 ईयर्स एगो व्हेन इन वन ऑफ द 10 कमांडमेंट्स ही सेड। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उनका महत्व है, यानी लोगों का या पड़ोसियों का जो महत्व है, वो करीब ये 10,000 वर्ष पूर्व, यानी 10,000 से ज़्यादा वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट के द्वारा ये रिकॉग्नाइज किया गया था, पहचाना गया था, जब उन्होंने अपने 10 उपदेशों में से एक में ये कहा था। कमांडमेंट्स माने, कमांड माने आदेश होता है, लेकिन यहाँ पर उपदेश, 10 उपदेशों में से एक में कहा था उन्होंने, लव दाई नेबर्स एज दाउ लव गॉड, अपने पड़ोसियों को उसी तरह से प्रेम करो जैसे आप अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं। इट सब्सक्राइब्स टू द व्यू दैट, अर्थात ये उस विचार को ग्रहण करता है। सब्सक्राइब माने होता है ग्रहण करना या ग्राहक बनना या स्वीकार करना। ये उस विचार को स्वीकार करता है दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, कि ईश्वर सभी मानव जाति में, समस्त प्राणियों में उपस्थित है। बाई लविंग अवर नेबर्स वी शुड नॉट ओनली हैव पीस एंड हैप्पीनेस, अपने पड़ोसियों को प्रेम करते हुए हमारे जीवन में न केवल शांति और प्रसन्नता आती है, बट वुड आल्सो कम क्लोजर टू गॉड, बल्कि हम ईश्वर के नज़दीक भी पहुंच जाते हैं। जस्ट एज लव बिगेट्स लव, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे लव बिगेट्स लव, प्रेम प्रेम को उत्पन्न करता है, प्रेम से प्रेम मिलता है। सिमिलरली उसी प्रकार से इफ़ वी शो लव एंड कंपैशन टू अवर नेबर्स, यदि हम अपने पड़ोसियों के प्रति प्रेम और दया प्रकट करते हैं, तो दे आर बाउंड टू रेसिप्रोकेट, तो वो बदले में वही चीज़ देने के लिए बाध्य होते हैं। बाउंड माने मतलब बंधे होता, बंधन होना या बाध्य होना। रेसिप्रोकेट माने होता है, रेसिप्रोकेट यानी रेसिप्रोकल से बना है, परस्पर वही चीज़ वो प्रदान करते हैं। दिस रिलेशनशिप कैन ब्रिंग अबाउट इमेंस जॉय एंड हैप्पीनेस, यह रिश्ता बहुत अधिक आनंद और प्रसन्नता को ला सकता है इन आवर लिव्स, हमारे जीवन में। फॉर, क्योंकि दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड, क्योंकि वो हमारी आवश्यकता के समय में हमेशा हमारी मदद करने के लिए बिल्कुल पास में होते हैं। एट हैंड माने होता है अवेलेबल या पास में होना। फिर लिखा हुआ है, इन टूडेज हाईली मोबाइल एंड कम्पिटिटिव सोसाइटी, आज की अत्यधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक समाज में, कम्पिटिटिव माने जो प्रतिस्पर्धात्मक है, जहाँ पर स्पर्धा हो रही है, और हाईली मोबाइल, मोबाइल का मतलब होता है गतिशील या स्वचालित जिसको कहते हैं, चलती फिरती जिसको कहते हैं। तो चूँकि हाईली मोबाइल आज की दुनिया में, आज के युग में बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक वेज हैं, बड़ी तीव्रता है लोगों में, बहुत तेज़ी से किसी काम में और अपने जीवन को बिताने में लगे हुए हैं। तो आज की अत्यधिक गतिशील और प्रतिस्पर्धात्मक समाज में अवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आर रेयरली अवेलेबल नियर आवर प्लेस ऑफ रेजिडेंस,
तो हमारे निवास स्थान के नज़दीक हमारे जो मित्र और रिश्तेदार हैं वो मुश्किल से ही उपलब्ध हो पाते हैं, और अराउंड अस या हमारे आसपास बड़ी मुश्किल से हो पाते हैं। व्हेन वी नीड देम मोस्ट, जब हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट इज़ इन दीज ट्राइंग टाइम्स, तो ऐसे कठिन समय में जब हम ट्राइंग माने कोशिश कर रहे हैं यानी संघर्ष कर रहे हैं, दैट द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ आवर इमीडिएट नेबर कम्स एज ए बून टू अस। तो जब हम बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं तो वो जो हेल्प है या सहायता या मदद जो है ऑफ आवर इमीडिएट, जो हमारे पड़ोसी तुरंत हमें देते हैं, कम्स एज ए बून टू अस, तो वो हमारी मदद वो एक वरदान की तरह, वो उनकी मदद हमारे पास एक वरदान की तरह आती है। इट इज़ देयर फॉर ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, इसलिए यह एक जो सर्वश्रेष्ठ महत्व है, सर्वश्रेष्ठ पैरामाउंट माने सर्वोच्च या सुप्रीम कह सकते हो, सर्वश्रेष्ठ कह सकते हो। तो ये जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो जो एक महत्व है पड़ोसियों का, दैट वी हैव गुड एंड फ्रेंडली रिलेशंस विद अवर नेबर्स, वो है हमारे अपने पड़ोसियों से जो मित्रवत एक रिश्ता है और जो एक अच्छा सा रिश्ता है, वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। तो यहाँ पर हमने एक मतलब एक शास्त्रीय तौर पर थोड़ा सा जल्दी से ही हमने इसको कवर किया है, एक सेंस लिया हुआ है जो कि हमारे पड़ोसियों के बारे में बताया गया है कि किस तरह हमारे पड़ोसी हमारे लिए महत्व रखते हैं, किस तरह उनका एक क्रूशियल रोल होता है हमारे जीवन में। अगर हम उनके पड़ोसी हैं तो उनके लिए हम हो गए, और यदि हमारे कोई पड़ोसी हैं तो हमारे लिए वो हो गए। तो ये इसी प्रकार का एक रेसिप्रोकेटिव रिलेशन है जो हमें बनाए रखना चाहिए जीवन में, और इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो पैराग्राफ को सॉल्व करते हैं। चूँकि सेट 1 था और पैराग्राफ भी 1 था, तो मैं इसको आज एक और ले लेता हूँ। मैंने सोचा कि थोड़ा सा एक और प्रैक्टिस हो जाए जिससे बच्चों को थोड़ा सा और आइडिया होगा। तो यहाँ पर लिखा वाई इज़ मैन कॉल्ड ए ग्रिगारियस एनिमल, वो कह रहा है कि मनुष्य को एक ग्रिगारियस एनिमल क्यों कहते हैं। तो हम वहाँ पर लिखेंगे आंसर नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा हुआ है वाई इज़ मैन, तो तुरंत वहाँ से उठाएंगे मैन इज़ कॉल्ड ए ग्रिगारियस एनिमल, और फिर लिख देंगे बिकॉज ही लिव्स इन द सोसाइटी, क्योंकि वो समाज में रहता है। मोर ओवर, और इससे भी बड़ी बात ये, ही इज कंसीडर्ड टू बी, ही इज कंसीडर्ड टू बी, अर्थात उसको माना जाता है ए सोशल एंड इंटेलेक्चुअल एनिमल। अब देखिए ग्रिगारियस का मतलब आपको मैंने बताया था वहाँ पर सुसामाजिक, तो यहाँ पर पूछ रहा था कि मनुष्य को सुसामाजिक प्राणी क्यों माना जाता है। तो मैन इज कॉल्ड अ ग्रिगारियस एनिमल बिकॉज ही लिव्स इन द सोसाइटी, क्योंकि वो समाज में रहता है। मोर ओवर ही इज कंसिडर्ड टू बी ए सोशल एंड इंटेलेक्चुअल, क्योंकि उसको सबसे बड़ी बात यह कि उसको एक सामाजिक और बौद्धिक प्राणी माना जाता है। इसलिए बौद्धिक प्राणी मानने से क्या आता है कि वह एक, तो देखो मेन पॉइंट तो यही है, उसी में दिया हुआ है लिविंग इन ए सोसाइटी, तो क्योंकि वो समाज में, तो ग्रिगारियस माने क्या हो गया सुसामाजिक, तो समाज में रहता है तो सुसामाजिक हो गया। फिर सोशल है, वो ऐसे भी एक ये जो एक इंग्लिश में एक कहावत है कि मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि वो समाज का, वो इस सृष्टि का सबसे बौद्धिक या बुद्धिजीवी प्राणी है। तो यहाँ पर ये पहले का आंसर हो गया। आप चाहें तो अपने रिमाइंडर के लिए इसको वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं, जिससे आप बाद में उसको देख सकें। अब अगला जो है हम देखेंगे, यहाँ पर अगला जो आपका है वो है व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्ले इन आवर लिव्स, अर्थात कौन सा महत्वपूर्ण रोल है जो पड़ोसी हमारे जीवन में जो है अदा करते हैं या प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है
दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन आवर लिव्स। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख देंगे बिकॉज ऑफ देवर देयर, ऐसे करके यहाँ पर पूरा ये करके वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि आवर नेबर्स, आवर नेबर्स प्ले a crucial role in our lives because, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इमीडिएटली अराउंड हिम लिखा ना, इमीडिएटली अराउंड हिम, बिकॉज दे इमीडिएटली, और उसी से बनाना है आपको। अब जैसे मान लो केवल पैराग्राफ से आपको केवल कॉपी करनी तो कर सकते हो, लेकिन अगर अपना कॉन्सेप्ट काम कर रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट से आप दे सकते हो। बिकॉज दे इमीडिएटली हेल्प अस इन आवर डिफिकल्ट टाइम्स, या इन आवर एडवर्सिटी, हमारी मुसीबत में वो तुरंत ही हमें मदद देते हैं, इसलिए उनका महत्वपूर्ण रोल है। तो यहाँ पर इमीडिएटली अगर वही लिखना है तो आपको वही लिख देना है, अराउंड, इमीडिएटली अराउंड। लेकिन यहाँ पर अराउंड के बाद जो हिम लिखा हो ये नहीं लिखना है, अराउंड अस लिखना है, क्योंकि वहाँ पर हमारे क्वेश्चन में आ गया है कि इन आवर लिव्स, इन आवर, हमारे जीवन में, तो हमारे पास वो तुरंत ही अराउंड यहाँ पर वर्ब की तरह है। बिकॉज दे इमीडिएटली अराउंड अस एंड हेल्प अस इन our hour of need। मतलब इस तरह से आपका सेंस काम करना चाहिए कि जिस समय वो चीज़ पूछी जा रही है तो माइंड पे वो जो आइडियाज़ हैं जो हमने पैराग्राफ में पढ़ रखे हैं वो बराबर तुरंत आपके पास आ जाने चाहिए, जो कि आप तुरंत लिख। यहाँ पर ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि कहीं से कॉपी करना है, कहीं से किसी लाइन को वहाँ से उठा के लाना है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर क्या वास्तव में होना चाहिए, वो उस पर आप फोकस करो। कि अब हमने लिख दिया कि जो हमारे नेबर्स हैं वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण रोल क्यों अदा करते हैं, इसलिए अदा करते हैं बिकॉज दे इमीडिएटली अराउंड अस, वे हमारे पास तुरंत आ जाते हैं, एंड हेल्प अस इन आवर आवर ऑफ नीड, और वो हमारे आवश्यकता के समय में काम आते हैं। जी आपको तुरंत देना है, चाहे आप तुरंत लिख सकते हो आगे, बिकॉज एंड एट वंस, एंड दे एट वंस स्टैंड इन द आवर ऑफ नीड, स्टैंड इन, फिर लिखा है एंड दे एट वंस स्टैंड इन द आवर ऑफ नीड, ऐसा कर सकते हो। या फिर एंड दे स्टैंड इन आवर स्टीड, स्टीड का मतलब, स्टैंड इन स्टीड का मतलब होता है आड़े समय में काम आना। स्टैंड इन स्टीड आपने ईडीएम पढ़ा होगा, तो इस तरह से वो लिख सकते हो। और अगर सिंपल लैंग्वेज में लिखना है तो सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो इस तरह से ये तुम्हारा दूसरा जो है आपका ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद तीसरा पूछता है, तीसरा कहता है हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड, किस तरह से हमारे पड़ोसियों को प्रेम करना ईश्वर को से प्रेम करना है। तो हम यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देखिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर लिखा हुआ है कि लव दाई नेबर्स एज दाउ लव गॉड, इट सब्सक्राइब्स टू द विव दैट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल बीइंग्स। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है अकॉर्डिंग टू, हालांकि ये भाई जीसस क्राइस्ट को क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, लेकिन चूंकि हमने पढ़ रखा है इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट, ठीक है, गॉड इज प्रेजेंट, गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल, फिर लिख देंगे
ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जीसस क्राइस्ट के अनुसार गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, ईश्वर समस्त व्यक्तियों में उपस्थित है। तो लिख देंगे सो के बाद लिख देंगे लविंग अवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड। सो लविंग अवर नेबर्स इज, फिर लिख देंगे इक्वल टू लविंग गॉड। लविंग गॉड। तो अकॉर्डिंग टू जीसस क्राइस्ट गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सो लविंग अवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड। इसलिए भाई जब समस्त प्राणियों में, समस्त व्यक्तियों में ईश्वर निवास करता है, तो अगर हम अपने पड़ोसियों से प्रेम करते हैं तो ईश्वर से प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ चाहिए। आप पहले लिख दीजिए कैसे कि लविंग अवर नेबर्स इज इक्वल टू लविंग गॉड बिकॉज गॉड इज प्रेजेंट इन ऑल ह्यूमन बींग्स। बात वही है, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे उसको पहले लिख दो। अगर पहले इसको लिखते हो तो बिकॉज लगाना पड़ेगा, और पहले उसको लिख दिया तो सो लगा दिया हुआ है। तो इस तरह से आपका ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह से यहाँ पर आपको बहुत आसानी से ये पैरा डील करने को बन जाएगा, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे और आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। और ये प्रक्रिया आपको हर पैराग्राफ में अपनानी है। पहले उसका पूरा थीम समझना है, पूरा सेंस लेना है, और सेंस लेने के साथ आप फिर दोबारा आप ज़्यादा मत देखिए उसको। फिर अगर आप उसका अर्थ समझ गए हो लगभग, तो उसको आप लेते चले जाइए और लेते चले जाइए। फिर क्वेश्चंस जैसा कहे उसको तुरंत पिक आउट करिए कि कहाँ पर ये बात कही गई है, उसका रीज़न क्या है और किस तरह से वो बता रहा है वहाँ पे। तो कुछ तो उससे लीजिए, क्योंकि पैराग्राफ आपके सामने, तो उसका आपको बेनिफिट तो लेना ही लेना है, और अपने अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं देना है। हाँ, कहीं पर कोई चीज़ है, कोई बहुत बड़ी है जहाँ पर आपको ये मन कर रहा है कि हम इसको उतार दें, तो उतारना नहीं है, उसको अपने कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन को अपने आधार पे बनाना है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज इट गुड टू हैव फ्रेंडली रिलेशंस विद अवर नेबर्स। मतलब हमें अपने पड़ोसियों के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस क्यों रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि वो हमारे लिए एक वरदान होता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर और लिखा होगा कि अवेलेबल नियर आवर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और अराउंड अस व्हेन वी नीड देम मोस्ट। जब हम अपने आप आसपास निवास स्थान में उनको उपलब्ध पाते हैं, किनको, जब हमारे पास कोई रिलेटिव्स नहीं होते हैं, जब कोई हमारे पर फ्रेंड नहीं होते हैं, तो हमारे पड़ोसी हैं जो हमारी मदद करते हैं, हमको असिस्ट करते हैं और एक वरदान साबित होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चौथा क्वेश्चन, व्हेन वी हैव, देखो ये मैं बना रहा हूं, मतलब उसकी नकल नहीं कर रहा हूं। व्हेन वी हैव नो फ्रेंड्स एंड relatives in our hour of need। ये लिख सकते हो, और ये फिर आप ये लिख सकते हो कि when we need them most, ऐसा भी लिख सकते हो। when we in our, जैसे लिखा है कि when we have no friends इन रिलेटिव्स एंड रिलेटिव्स, जब हमारे पास कोई मित्र या रिश्तेदार नहीं होता। व्हेन वी नीड देम मोस्ट, जब हमको उनकी सख्त जरूरत होती है। यह सीधे लिख सकते हैं कि व्हेन वी हैव नो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन आवर आवर ऑफ नीड, तो लिखेंगे आवर नेबर्स help and assist immediately। तो हमें तुरंत ही हमारे पड़ोसी हमको मदद और सहायता करते हैं, या मदद और सहायता प्रदान करते हैं। इसके बाद हम और आगे लिख देंगे एंड
and they come as a boon to us, and they come as a boon to us, और वो हमारे पास वरदान की तरह आते हैं, यानी हमारे लिए वरदान सिद्ध होते हैं। तो इस जिस तरह लिखा व्हेन वी हैव नो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन आवर आवर ऑफ नीड आवर नेबर्स हेल्प एंड असिस्ट अस, यहाँ पर लिख सकते हो अस जोड़ दो, आवर नेबर्स हेल्प एंड असिस्ट अस इमीडिएटली एंड दे कम एज अ बोन टू अस। तो यहाँ पर देखो पूरा अगर कॉपी करते हो कि इट इज इन दीज ट्राइंग टाइम्स और इसके बाद दैट हेल्प एंड ये पूरा लिखते चले जाते हो, इसके बाद ये फिर बोन टू अस इट इज देयर फॉर, तो ये फिर वो नकल करना हो गया। आपको पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा यही चीज़ है कि आप उसको टेक्निकली सॉल्व करिए। टेक्निकली सॉल्व करेंगे तो जो ज़रूरत की चीज़ है वो आप उससे निकाल लीजिए, बाकी आपका काम है कि उसको किस तरह से मैनेज करते हो, कैसे आप उसको कवर कर लेते हो। और अगर एक एक कॉपी करने लगे तो फिर कॉपी करने में आपका टाइम भी वेस्ट होगा और आंसर भी आप बहुत अच्छा लेकर नहीं वहाँ से निकल पाएंगे, क्योंकि कॉपी करेंगे तो तमाम जब तक फुल स्टॉप नहीं आएगा तब तक चले जाएंगे। तुम सोचोगे ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, ये भी लिख दो, पूरा लिख दो, छूट ना जाए। अगर आप थोड़ा लिखते हो तब भी तो आप अपने आप को ट्राई करो, अपने आप अपने कॉन्सेप्ट से उसके आंसर को निकालो। जब तक ये नहीं करोगे तब तक बढ़िया पैराग्राफ आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अनसीन पैसेज में सबसे खासियत इसी बात की है कि उसको पढ़ो। अब रही बात ये कि वो आपको समझ में कितना आता है, तो समझना तो पड़ेगा, समझना बहुत ज़रूरी है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि अगर आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा, ऐसा हमेशा नहीं लगेगा कि आप बिल्कुल ज़रा भी नहीं समझ पा रहे हो। देखो पढ़ने वाला लड़का उसको कम से कम नहीं तो 80% और कभी कभी तो 90% तक उस चीज़ को पकड़ लेता है और फिर आसानी से कर भी लेता है। और जो चीज़ मतलब जो बहुत कभी कुछ किए नहीं, कभी पढ़ा नहीं, कभी देखा सुना नहीं, कभी कोशिश ही नहीं की है, तो वो पढ़ाई से बहुत दूर रहा है, तो फिर उसके लिए तो देखिए एक चैलेंज हो ही जाएगा, उसके लिए तो बहुत मुश्किल काम है, तो वो कॉपी करेगा। मैं पढ़ने वाले लोगों को बात बता रहा हूँ जो बराबर वो अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए हैं, स्कूल में भी पढ़ा है उन्होंने और काफ़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनके लिए इनमें कोई परेशानी नहीं है, इतना तो वो कर ही लेंगे। तो ये आपका था चौथा नंबर का आंसर, ठीक। और देखो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज है और पूरे वहीं से वर्ड्स उठा रहा हूँ मैं, ज़्यादातर मैंने इसी से वर्ड्स उठाए हैं, मैंने अपनी तरफ से बहुत कम ही दिए हैं। हाँ लेकिन ये है कि उनको कंपोजिंग जो किया है मैंने कि मतलब वहाँ से लेकर के ये बात लिख दी और ये बात ऐसे मिलाकर लिख दी तो वो आंसर कंप्लीट हो गया। तो वो कंपोज जो करना होता है आंसर को, वो क्वालिटी आपको गेन करनी है। फिर लिखा हुआ है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स क्लोजनेस। तो क्लोजनेस मीन्स क्या होता है? क्लोजनेस मीन्स जब देखो अब ये जैसे एक कमेंट आया था कि वोकैब्स में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो अब वोकैब्स चूँकि है ही ऐसी चीज़ कि जहाँ भी होगी, जहाँ जिस तरह से होगी, जिस पेपर में होगी, जिस ग्राउंड पे होगी, जहाँ पे होगी वोकैब्स, वोकैब्स मतलब अपने आप में खुद एक समस्या है, ये मानकर चलो, क्योंकि जो वर्ड स्टोरेज होता है वो बहुत बड़ा है, वो अनलिमिटेड है। पता नहीं कौन सा वर्ड वो डाल दे और कौन सा वर्ड वो आपको पूछ दे, ये कुछ पता नहीं है। और ये सबके लिए चैलेंज होता है, अगर हमें नहीं आएगी वो मीनिंग तो हमारे लिए भी चैलेंज है, सबके लिए चैलेंज है, क्योंकि ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं कि सब कोई पढ़ ही नहीं पाता है, कोई भी हो। तो इस तरह से यहाँ पर क्लोजनेस मीन्स अगर तुमको ध्यान हो तो मैंने ये प्रॉक्सिमिटी बताया था, प्रॉक्सिमिटी माने बताया था मैंने निकटता, और क्लोजनेस माने क्या होता है? निकटता। और ये नाउन है तो नाउन ही आना चाहिए, तो इसका मतलब है प्रॉक्सिमिटी, यानी क्लोजनेस मीन्स हो गया प्रॉक्सिमिटी, और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है निकटता। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और देखो कुछ बहुत तो आप गैस भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ देयर क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ द सोसाइटी, तो क्लोज आया है यहाँ पे, क्लोज अपनी अत्यंत निकटता के कारण और समाज के निरंतर दबाव के कारण। तो यहाँ पर थोड़ा सा गैस तो करना पड़ेगा, जब नहीं आता है तो फिर गैस ही करना होता है, और अगर आप अच्छा एक गैस कर पाते हैं तो गुड सेंस में तो फिर वो ढूंढ भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये क्लोजनेस मीन्स हो गया आपका प्रॉक्सिमिटी। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विच वर्ड इन द पैसेज
इज अपोजिट ऑफ ऑफन। ऑफन का अपोजिट क्या है? अपोजिट ऑफ ऑफन, देखिए ऑफन माने होता है अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर। मतलब ऑफन का मतलब ये समझिए कि कभी ना कभी होता रहता है। ही ऑफन कम्स टू मी, वो अक्सर मेरे पास आता है। अगर हम कहते हैं ही ऑलवेज कम्स टू मी, वो हमेशा मेरे पास आता है। दोनों में डिफरेंस, अक्सर आता है पर हमेशा नहीं आता। हाँ आता रहता है मतलब, लेकिन हमेशा कहेंगे तो उसका सेंस अलग है। तो इसको आप ले सकते हो अपोजिट ऑफ ऑफन कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार, ठीक। अब ये ऑफन अलग चीज है। ऑफन मान लीजिए जैसे अक्सर आता है, लेकिन ये है कि रोज या हमेशा या लगातार नहीं आता, ठीक है ना। तो अब लगातार इसका अपोजिट हो गया। अच्छा, ऑलवेज में थोड़ा सा हल्का सा और कांस्टेंट में वो चीज हो जाती है। तो आपको एकदम सटीक आपको ऑफन का कांस्टेंट लेना है। ऑफन, हालांकि अगर इसमें पैराग्राफ में कहीं ऑलवेज भी आया है, लेकिन आप समझिए कि ऑलवेज थोड़ा सा आपको लगेगा कि इतना सटीक नहीं हो सकता है, इसलिए कांस्टेंट यहाँ पर कहीं है। कांस्टेंट ये है, ठीक है ना, कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू, लगातार जो चीज बनी रहती है। तो कांस्टेंट इज अपोजिट ऑफ ऑफन। चूंकि ऑफन का मतलब होता है लगातार नहीं होता, हमेशा नहीं होता। ऑफन कभी कभी होता है या अक्सर होता है, पर कांस्टेंट का मतलब निरंतर होता है। मतलब एक भी सेकंड के लिए मिस नहीं करना होता, निरंतर, वो ये चीज बताता है। ऑफन में कुछ गैपिंग भी होती है, ठीक, अल्टरनेट भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट का मतलब नो अल्टरनेट, मतलब कंटिन्यू होता है। तो ऑफन को आपको लिखना है अपोजिट लिखना है, चूंकि कांस्टेंट लिखना है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, लिखा है व्हाट डज द फ्रेज एट हैंड मीन्स। एट हैंड मीन्स क्या होता है? तो एट हैंड मीन्स मतलब जो इंटरमीडिएट के जितने आपके वो दिए हुए हैं, वो कैप्स मतलब ईडियम्स। तो ईडियम्स करीब 290 के आसपास दिए हुए हैं। अगर वो सब आपने पढ़े, देखिए कोई भी बुक जो प्रिस्क्राइब्ड होती है, हमारा जो सिलेबस होता है, वो किसी भी तरह से ये नहीं होता है कि उसको आप नज़रअंदाज करें, उसको आप इग्नोर करें। अगर वो आप पढ़ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में मिल जाएगा, कंपटीशन में मिल जाएगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, आप किसी कॉम्प्रीहेंशन पैराग्राफ में मिल जाएगा, जैसे इसी मिल गया। अब ये अनसीन है, मतलब ये किसी हमारे चैप्टर का नहीं है, लेकिन आपका एट हैंड आया हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर कहीं लिखा हुआ है एट हैंड, ठीक है। तो अगर वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे तो वो हमको पूरी तरह से नहीं मिल पाएगा। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारी नज़र में कहीं ना कहीं होगा, लेकिन अब तुम मुझे बता कैसे पाओगे, क्योंकि मैं तो इसके अंदर हूँ और तुम बाहर हो, तो तुम अंदर घुस नहीं सकते। तो इसलिए मैं यही देख लेता हूँ कि कहाँ पर है बिगेट्स लव, और फिर यहाँ पर, और फिर इस तरह से यहाँ पर, और एट हैंड यहाँ पर आया हुआ है। अब मुझे बेचैनी ये हो रही है कि वो मिलना चाहिए, और तुम तो देख रहे हो, बता भी नहीं सकते हो कि कहाँ पर है ना। तो कम क्लोजर टू जस्ट इज लव, ऐसे करके होगा, तो यही पूरा ही देखना पड़ेगा क्या है? मिल जाओ भाई, कहाँ पर है? तुम वहां से बैठे देख रहे हो लेकिन बता नहीं सकते हो, है? मेरे वीडियो क्लास मेरी खराब कर रहे हो। एक तो इतना छोटा है कि वो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे है। होना यही चाहिए, देयर वांट टू रिसीव, मैं शुरू से देख लेता हूँ। जॉय एंड हैप्पीनेस इन अवर लिव्स फॉर दे आर ऑलवेज एट हैंड, ये लिखा हो यार, पता है किनारे एकदम लिखा है, तभी तो मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। अब क्या किया जाए, मजबूरी थी तुम्हारी कि बता नहीं पा रहे थे, और मैं ढूंढ नहीं पा रहा था। चूंकि आया था इसलिए मैंने सोचा नज़र में तो आ जाए कम से कम। वो देखिए एट हैंड आया है, और एट हैंड माने सभी जानते हैं, एट हैंड मीन्स होता है पास, होता है कि नहीं होता है? एट हैंड मीन पास होता है। तो जब एट हैंड माने एट हैंड का इसी सेंस जानते हो, एट हैंड माने होता है हाथ में, और जो चीज़ व्यक्ति के हाथ में होती है वो उसके पास होती है। कहते नहीं है कि जो चीज़ हाथ में उसी को अपना समझो, तो एट हैंड मीन पास होता है। और पास को हम नियर लिख सकते हैं, लेकिन नियर के साथ साथ आपको लिखना है अवेलेबल।
ये मीनिंग आपको लिखनी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं लिखना है। एट हैंड मीन्स अवेलेबल लिखना है, जिसका मतलब होता है उपलब्ध है, हमारे पास है वो चीज़। मान लो हमारे घर में कोई चीज़ रखी है, तो अब जरूरी थोड़ी कि हाथ है में लिए घूम रहा है, भाई कुल्हाड़ी है तुम्हारे पास, अवेलेबल है, एट हैंड। तो अब ये थोड़ी कि 24 घंटे जेब में डाले घूम रहे हो, भाई अवेलेबल है आपके पास, साइकिल है आपके पास, एट हैंड है, बाइक है एट हैंड है, कोई भी चीज़ है अवेलेबल है, उसको एट हैंड कहते हैं। तो ये था लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन के साथ ही हो गया पैरा खत्म। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि आपको एक पैराग्राफ में और करा देता हूँ। समय चूंकि ज़्यादा बढ़ जाता है वीडियो का, और शॉर्टकट में जो चीज़ें मुझे ज़रूरत समझ में आती है वो मैं बता भी देता हूँ कि आप कॉपी करने के मूड में रहिए, पूरा एक साथ आप उसका सेंस लीजिए। सेंस लेने के बाद क्वेश्चंस को पढ़िए। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि क्वेश्चंस पहले पढ़िए और पैराग्राफ को बाद में पढ़िए। तो जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ चुके होते हैं और पैराग्राफ में लाइन्स पढ़ते हो, तो आपको आइडिया होने लगता है कि फला क्वेश्चंस का फला आंसर यहाँ मिलेगा। साथ में ये भी है कि जब आप प्रैक्टिस करें तो पेंसिल ले लें, तो क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब पैरा पढ़ें तो क्वेश्चंस वो लाइंस जहाँ पे मिले, जिस क्वेश्चंस की लाइंस मैच करें कुछ, वहाँ पर आप अंडरलाइन करें या उसको कॉमा से कवर कर दें और नंबर डालते जाएं हल्का सा साइड में कहीं कि इस क्वेश्चन का नंबर यहाँ पे, इस नंबर का ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ मिलेगा। तो देखिए ये हर काम में मेहनत पड़ती है, और जब आप मेहनत से काम करोगे तो मैं समझता हूँ कि आपको इसमें कमांड जरूर हो जाएगा। और इसमें थोड़ी स्पीड भी होनी चाहिए, ये नहीं कि आप 1 घंटे से आप एक ही क्वेश्चन को ढूंढ रहे हो ना, जैसे मैं ढूंढ रहा था अभी, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो मैं वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। सभी लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देखिए और समझिए, और कमेंट करके बताइए कि वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं। पैराग्राफ तो आप शायद मैं थोड़ा सा बाद में करूँगा, कुछ और ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर भी हो सकता है ले लूँ, नहीं तो मैं ग्रामर पोर्शन फिर कल उठाऊँगा, और उसमें ग्रामर पोर्शन में वोकैब्स वगैरह है किस तरह से सॉल्व करना है, सेट बाय सेट मैं आगे लेकर चलूँगा। तो ग्रामर पोर्शन में जब हम करेंगे ना एक्टिव पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन और सिंथेसिस और सिंटैक्स और वोकैब्स वगैरह, तो उसमें जो कंपटीशन के जो बच्चे हैं उनके लिए भी वो चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो दोनों सेक्शन, दोनों स्टैंडर्ड के बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इसमें ये भी देखिए कंपटीशन के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी पीपीटी बना करके मैंने एक पैराग्राफ कराया था, तो अगर उनको भी यही करना होता है, लेकिन वो क्या है ना, वो थोड़ा सा उनका जो एक अपना वो तरीका होता है, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। क्या कि वो समझते हैं कि वो ये एकेडमिक के लिए है, ये यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए। अगर पैराग्राफ सॉल्व करने की बात करें तो फिर ये पैराग्राफ भी उनके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यही प्रक्रिया उनको भी करनी पड़ती है, और यही चीज़ वो कैप्स वगैरह उनके उसमें भी पूछते हैं। तो चूँकि वो ऑप्शन में होता है, बस इतना होता है, बस इतना होता है। लेकिन पैराग्राफ उनको भी पढ़ना पड़ता है, आंसर उनको भी देखना पड़ता है, और उनको भी इसी तरह से भरना पड़ता है। जैसे मान लो एट हैंड लिखा हुआ है, ठीक है ना, अब एट हैंड यहाँ पे लिखा है, एट हैंड का अगर वो क्लोज लिख दें, नियर लिख दें, बिसाइड लिख दें, और यहाँ पर लिख दिया क्लोज, अब यहाँ पर लिख देंगे नियर, और यहाँ पे लिख देंगे बिसाइड, और उसमें क्या कह देगा कि यहाँ पर आपको जगह खाली छोड़ देगा इस जगह पर, ठीक है, कि यहाँ पर क्या भरना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 7 क्वेश्चन बना दिए, एट हैंड की जगह क्या भरना है। अब ये एक दिया एट हैंड, क्लोज और नियर, और ये लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो वहाँ पर लिखा है दे आर ऑलवेज एट हैंड टू हेल्प अस, क्लोज। अब देखिए एट हैंड क्या होता है, एट हैंड क्या होता है, अवेलेबल होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी, यानी नियर, पास में होता है। नियर माने पास में होता है, वही चीज दे दी, और बिसाइड माने पास में होता है, अर्थात वो तो बगल में हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, सबके सेंस एक ही है, लेकिन इसका सेंस जो होता है वो होता है अवेलेबल, यानी उपलब्ध है। तो इसलिए आपको ये देना। तो अगर सीखना है उनको तो इससे भी सीख सकते हैं, बट अगर नहीं सीखते हैं तो फिर उनके लिए कुछ और अलग से प्रयास किया जाएगा। लेकिन तब तक आप इसको देखते रहिए, लाइक कमेंट जरूर करते रहिए, और सब्सक्राइब भी करिए और शेयर भी करिए। और सभी को इसे देखने के लिए और इसको पढ़ने के लिए धन्यवाद सभी को, और शुभकामनाएं।